बहुत सारी आशाएं छोटे उद्योगों को थी कि छोटे उद्योगपतियों को इसमें लाभ नहीं मिला। बाजार में 1100 पॉइंट सेंसेक्स गिर जाना बहुत बड़ी बात होती है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10 से 12.5%, ये सही बात नहीं है। सरकार का फोकस एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करने के लिए लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के तरफ ज़्यादा है और कॉर्पोरेट्स में इस बार कुछ खास बेनिफिट्स नहीं है। टैक्स स्ट्रक्चर पे अच्छा काम है। एक मध्यम वर्ग को जरूरत थी कि कुछ पैसा उसकी जेब में आए, जिससे मध्यम वर्ग कहीं न कहीं निराश होता है। सीनियर सिटीजन को सिर्फ दो ही चीज़ों की आवश्यकता है। स्वास्थ्य में इसको जो इंटरेस्ट देते हैं एफडीज पर, वो बढ़ाना चाहिए था। देश की सरकार तो ट्रांसपोर्ट व्यवसाय को व्यवसाय भी नहीं मान रही। छोटे उद्योगों के हिसाब से तो कोई इससे फायदा नहीं है सर, मेरे हिसाब से। कृषि को लेके, युवा को लेके और आम नागरिक को लेके इस बजट में काफी खुश किया है सरकार। निर्मला सीतारमण देश की पहली ऐसी वित्त मंत्री बन गई हैं जिन्होंने 7 बार अपना बजट देश के लिए आम बजट पेश किया और ये रिकॉर्ड 7वीं बार आम बजट पेश करते हुए निर्मला सीतारमण अलग अलग वर्गों को कितना लुभा पाई समझने की हम कोशिश करेंगे। इस वक्त मैं जबलपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ में मौजूद हूँ और आप देखेंगे कि यहाँ पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारी हैं, टैक्सेशन को समझने वाले एक्सपर्ट्स भी हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि दरअसल निर्मला सीतारमण का ये बजट उद्योग जगत को, व्यापार जगत को कितना लुभा पाया है और इसके क्या असर देखने मिलेंगे। प्रेम दुबे जी से हम बात करते हैं। आप किस तरह से आंकते हैं इस बजट को जो कि आज पेश किया गया? ये बजट जो है, इसको मिला जुला बजट जबलपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स कहेगा। वजह ये कि बहुत सारी आशाएं छोटे उद्योगों को थी कि जिस तरह PIL स्कीम देश के अंदर बड़े उद्योगपतियों के लिए लाई गई और 1-1 लाख करोड़ रुपया का उनको मतलब छूट दी गई, उसी तरह की कोई छोटी योजनाएं ऐसी जो छोटे उद्योगपतियों के लिए आएँ, उस तरह की PIL स्कीम के लिए हम लोग आशा कर रहे थे, जो कि किसी भी छोटे उद्योगपतियों को इसमें लाभ नहीं मिला। मुद्रा लोन 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख करने की बात कही। आज जो मुद्रा लोन 10 से 20 करने की बात की गई, हम लोग आशा कर रहे थे कि मुद्रा लोन अब 50 लाख किया जाएगा, क्योंकि आज के दिन 10-20 लाख में तो पान की दुकान नहीं खुलती है, तो कैसे आदमी उद्योग और धंधे व्यापार स्थापित करेगा। तो सरकार एक तरफ देना चाहती है, मगर जब आगे आने वाले नीचे की तरफ जाएंगे तो वस्तुस्थिति में वो संभव नहीं हो पाता। हाँ, सरकार ने कुछ बातें कही हैं कि जिसके लिए तारीफ है कि उन्होंने हाउसिंग सेक्टर के पीछे काफ़ी वो किया है। टैक्स सबसे बड़ा उन्होंने ये कहा है कि जो मध्य प्रदेश जैसा प्रदेश जो सबसे ज़्यादा संपत्ति वो लेता है आपका क्या रजिस्ट्रेशन फीस, उनने कहा है कि हम पूरे देश में सभी स्टेटों से कहेंगे कि संपत्ति कर को कम करें, और अगर वो संपत्ति कर पूरे देश में लागू करने की व्यवस्था सरकार के पास तो केंद्र में नहीं है, स्टेटों के पास है, मगर अगर वो ये कहते हैं कि हर स्टेट को एक छूट को कम करने की करेंगे, तो आज जब मध्य प्रदेश के अंदर इसका लाभ तब मिल सकता है। तो इस तरह देखा जाए तो मिला जुला बजट है। मिला जुला बजट। प्रेम दुबे जी कह रहे हैं। अभिषेक ध्यानी जी किस तरह से आंकते हैं इस बजट को? टैक्स को आप बेहतर तरीके से समझते हैं। टैक्स के साथ साथ सबसे पहली बात बताऊंगा, 9 ईयर्स में 181% की लोन की बढ़ोतरी, सरकार इस पे चुप है। साथ में आपने कल की खबर पे और जाइए, 1500 करोड़ की जो लोन बांटा गया उसके पास सरकारी रिकॉर्ड ही नहीं है। इसके साथ साथ आप ये देखिए कि सरकार को इससे बहुत पहले कदम लेना चाहिए था कि जो इनकम टैक्स एक्ट है 1961, उसको रिफॉर्मेशन उसका पहले हो जाना चाहिए था, जो सरकार बोल रही है कि आने वाले 6 महीने में हम करेंगे। बाजार में 1100 पॉइंट सेंसेक्स गिर जाना बहुत बड़ी बात होती है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10 से 12.5%, ये सही बात नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि मिला जुला बजट, लेकिन मध्यम वर्ग के लिए और मध्यम उद्योगों के लिए कुछ खास नहीं है। हाँ, 6% की कस्टम ड्यूटी सोना चांदी पे स्वागत योग्य कदम। जी, आप ये टैक्सेशन को बेहतर तरीके से समझते हैं। कॉर्पोरेट टैक्सेस के बारे में क्या कहेंगे, जो प्रोविजन? हाँ, मैं पंकज महेश्वरी हूँ। बट एनीवे, टैक्सेशन में जहाँ तक कॉर्पोरेट टैक्स की बात है तो एक बायबैक टैक्स इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। तो कोई भी बड़े कॉर्पोरेट्स के लिए, कंपनीज़ के लिए ये एक काफ़ी नेगेटिव है। सेकेंडली, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, ये सब इंक्रीज़ हुए हैं। तो दिस इज़ ऑल्सो नॉट वेरी गुड फॉर स्टॉक मार्केट। पर्सनल लेवल पे सैलरी क्लास के लिए ज़रूर कुछ बेनिफिट्स हैं, बिकॉज टैक्स स्ट्रक्चर न्यू रिजीम में थोड़ा ने उन्हें रिजेक्ट किया है, जिसमें 17,500 का बेनिफिट FM साहब ने बताया, तो मे बी उसमें कुछ बेनिफिट मिलेगा। एम्प्लॉयमेंट जनरेशंस के लिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए कई सारी स्कीम्स लागू की जा रही है। डिटेल्स ऑफ स्कीम आने से समझ में आएगा क्या बेनिफिट है, बट ये समझ में आता है कि डेफिनेटली सरकार का फोकस एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करने के लिए
लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के तरफ ज़्यादा है, और कॉरपोरेट्स में इस बार कुछ खास बेनिफिट्स नहीं है, उल्टा कुछ नेगेटिव है कॉरपोरेट स्ट्रक्चर। उद्योगपति के तौर पर कैसे आंकते हैं, आपको क्या रिलीफ मिल पाया? नहीं, इसमें साहब उद्योगपति के हिसाब से तो आई थिंक सो रिलीफ की जगह थोड़ा सा उनकी आउटगोइंग ही ज़्यादा रहेगी, कैश फ्लो थोड़ा नेगेटिव ही रहेगा। एक टैलेंट हंट करने में लॉन्ग टर्म पॉलिसी में शायद बेनिफिट मिले एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए, जैसे इनने इंटर्नशिप के लिए 500 BSE लिस्टेड कंपनीज़ में कंपलसरी कर दिया है और उनको CSR फंड से वो उसका खर्चा उठाएंगे। तो इसमें जो न्यू यंगर जनरेशन्स का टैलेंट है वो इंडस्ट्री लॉन्ग टर्म में शायद टैप कर पाएगी, ये एक बेनिफिट जरूर मिल सकता है इनडायरेक्टली। अग्रवाल जी, आप किस तरह से आते हैं, खास तौर पर अगर आप जो डायरेक्ट टैक्सेस है उसे समझा पाएँ? देखिए, टैक्सेशन स्ट्रक्चर में जो सबसे ज़्यादा इशू है वो था लिटिगेशन का। इतने ज़्यादा डिस्प्यूट्स थे, इस बजट में वित्त मंत्री द्वारा ये अनाउंस किया गया कि इस लिटिगेशंस को कम करने के लिए हम इस एक्ट का रिफॉर्म करेंगे। जैसे TDS के क्षेत्र में 6 महीने के अंदर यदि कोई टैक्स जमा कर देगा तो हम उस पर कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं करेंगे। इसी तरह से जो इनकम टैक्स के स्लैब्स हैं, जो डिमांड के डिस्प्यूट्स हैं, वो 6 महीने में ख़त्म करेंगे। जो केस 10 साल तक खोले जा सकते थे उस 10 साल को 5 साल कर देना। तो इस तरह के कुछ रिफॉर्म्स हैं जो कि अच्छे संकेत हैं कि टैक्स स्ट्रक्चर पे अच्छा काम है। लेकिन कहीं ना कहीं एक मध्यम वर्ग को ज़रूरत थी कि कुछ पैसा उसकी जेब में आए, तो उसके लिए टैक्स में छूट या शिक्षा और स्वास्थ्य में छूट के जो खर्चे की बात थी वो नदारत है, जिससे मध्यम वर्ग कहीं ना कहीं निराश होता है। इनकम टैक्स को लेकर, ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर कोई ऐलान नहीं है। न्यू रिजीम में ज़रूर 25,000। न्यू टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन जो सैलरीड क्लास को 50,000 से बढ़ा के 75,000 किया गया है, और इस पे फैमिली पेंशन में करीब जो छूट 15,000 की मिलती थी वो 25,000 की गई है। तो वित्त मंत्री का ऐसा कहना है कि खासकर सैलरीड वर्ग को 17,500 का नेट बेनिफिट होगा नए टैक्स रिजीम में। तो सर, सीनियर सिटीजन्स की हम बात करते हैं, उनके लिए आपको लगता है ये प्रोविजंस फ़ायदा? देखिए, सीनियर सिटीजन्स को जो इंटरेस्ट देते हैं FDs पर वो बढ़ाना चाहिए था कि उनके पेंशन स्कीम्स को और थोड़ा सा लिबरल करके उनके लिए कुछ व्यवस्थाएं पेंशन में करानी चाहिए थी। सीनियर सिटीजन को सिर्फ 2 ही चीज़ों की आवश्यकता है। स्वास्थ्य में भी इनको आयुष्मान योजना का स्कोप बढ़ाना चाहिए था, जो 5 लाख रुपए की सीमा उसको और बढ़ाना चाहिए। खाली कैंसर नहीं, दूसरे भी बड़े जो रोग हैं उसके लिए भी कुछ सुविधाएं दी जाना चाहिए थी। नरेंद्र सिंह पांडे जी, आप ट्रांसपोर्ट व्यापार से आते हैं और कारोबारी हैं, आपको क्या लग रहा है आपके सेक्टर को कितना फ़ायदा मिल पाए? बहुत निराशाजनक है, और हर बार की तरह मुझे लगता है कि सरकार, देश की सरकार तो ट्रांसपोर्ट व्यवसाय को व्यवसाय भी नहीं मान रही, जबकि ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय एक देश की रीढ़ की हड्डी के बराबर होता है, और उस रीढ़ की हड्डी को लगातार सरकार तोड़ने का काम कर रही है। हम बार बार मांग करते हैं कि डीजल को GST के दायरे में लाना चाहिए। हम बार बार इस बात की मांग करते हैं कि टोल नीति में परिवर्तन होना चाहिए। आप आश्चर्य करेंगे इस बात से कि अगर किसी आदमी के पास 20 ट्रक है तो वो कम से कम 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ रुपया टोल टैक्स देता है साल का, जबकि उसकी कमाई लाखों में भी नहीं होती बल्कि घाटे में जा रहा है। हमने स्क्रैप नीति में परिवर्तन करने की बार बार, जो कि बड़े ट्रकों को आज 60-60 लाख रुपए का ट्रक है और सरकार ने उसको 10 साल बाद स्क्रैप करने की बात की है। बड़े शहरों में दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास में, मतलब मेट्रोपॉलिटन सिटी में वो जा ही नहीं सकता है। इससे उसकी रीसेल वैल्यू गिर गई और आम आदमी ट्रांसपोर्ट व्यवसाय करने से हिचक रहा है, ट्रांसपोर्ट व्यवसाय को बंद कर रहा है। और मैं बार बार कह रहा हूं कि कोई भी देश का ट्रांसपोर्ट व्यवसाय रीढ़ की हड्डी के बराबर होता है, चाहे रेलवे हो चाहे ट्रक हो, लेकिन सरकार इसमें कोई आपको रिलीफ नहीं मिला है, जिसको लेकर निराशा है। सर, आप क्या कहेंगे इस बजट को लेकर? इसके हम उद्योगपति हैं, उद्योग को कोई फ़ायदा तो हुआ नहीं है उसमें। जो इनकम टैक्स के स्लैब के बारे में सोच रहे थे कि भाई ये कुछ बढ़ाएंगे जी, क्या है कि हर उद्योगपति सोचता है कि इस बजट में कुछ ना कुछ इनकम टैक्स का स्लैब बढ़ेगा, लेकिन वही में आ जाता है वो। तो छोटे उद्योगों के हिसाब से तो कोई इससे फ़ायदा नहीं है सर, मेरे हिसाब से। हाँ जी, न्यू रिजीम में एक छोटी सी छूट ज़रूर दी है। किस? हाँ जी, हाँ, न्यू टैक्स मतलब जो कि स्टैंडर्ड डिडक्शन कह रहे हैं ना, हाँ, उनको राहत दी है उन्होंने, अच्छी बात है ये। छोटे उद्योगों को मेरे ख्याल से तो कोई फ़ायदा हुआ नहीं है। सर, आप क्या कहेंगे इस बजट को, आप किस तरह से आंकते हैं एक व्यापारी के तौर पर? ये बजट वैसे तो देखा जाए तो राष्ट्रीय स्तर पे बहुत अच्छा बजट है। इस पे जिस हिसाब से इनकम टैक्स में 2 लाख से 3 लाख तक की छूट पे बढ़ोतरी की गई है, खासकर इस बजट में उद्योग
में इलेक्ट्रॉनिक गुड्स को लेके जो ड्यूटी फ्रीज की गई हैं, इसमें इलेक्ट्रॉनिक जितने भी मोबाइल डिवाइस, कार जिसमें भी चिप लगती है, उस पर जो इंपोर्ट ड्यूटी सरकार ने कम की है, वो ये एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला किया है। इससे क्या है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमारे हिंदुस्तान में बने हुए इलेक्ट्रॉनिक गुड्स जो हैं वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्पर्धा कर पाएंगे, प्राइसिंग में कम प्राइस में उपलब्ध हो पाएंगे। तो इससे बहुत बड़ा व्यापार बढ़ने की उम्मीद है। यूथ को लेके जो रोजगार को लेके उन्होंने 5 लाख लोगों पे जो किया है, योजना जो लाई है, वो एक बहुत अच्छी पहल है। कुल मिला के कृषि को लेके, युवा को लेके और आम नागरिक को लेके इस बजट में काफ़ी खुश किया है सरकार। मैं यही कहना चाहूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमने आपको रिएक्शंस दिखाए जबलपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के पदाधिकारियों के, और इनमें से जो रिएक्शंस है वो बताते हैं कि बजट को वेलकम भी किया जा रहा है और बजट के कुछ प्रोविजंस को लेकर कुछ मायूसी भी नज़र आ रही है। तो हम कहें कि मिली जुली प्रतिक्रियाएं आम बजट पर जबलपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के व्यापारियों और पदाधिकारियों की ओर से दी जा रही है। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24, जबलपुर।